के जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके बारे में क्या कुछ योजनाएं बनाई गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जब ब्रिटिश सरकार के हाथों से इंडिया आज़ाद हुआ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से जब आज़ादी मिली तो उस टाइम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी हमारी? स्टैग्नेंट, या जिसको हम कह सकते हैं बैकवर्ड, स्थिर और पिछड़ी हुई। दो प्रकार की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश सरकार हमारे लिए छोड़कर गई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने योजना बनाई कि क्यों ना कुछ प्लान्स बनाए जाएं, कुछ योजनाएं बनाई जाएं और उन योजनाओं के द्वारा जो बैकवर्डनेस है, जो स्टैग्नेंट है, उसको ख़त्म किया जाए और डेवलपमेंट की जो स्टेज है उस पर आया जाए। तो मेनली बैकवर्ड इकोनॉमी को एक वाइब्रेंट और डेवलपिंग इकोनॉमी बनाने के लिए 5 ईयर प्लान्स जो है वो इंडिया में आए। अच्छा, तो हमने इसका कुछ पार्ट फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अब देखते हैं इसका आगे का पार्ट। 3 प्रकार की इकोनॉमी हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी कैपिटलिस्ट, जिसके अंदर जो प्रोडक्शन के संसाधन है, प्रोडक्शन के जो मेन है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा होल्ड किए जाते थे। इंडिविजुअल्स के द्वारा होल्ड किए जाते थे और उनका जो पर्पस था वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो प्रोडक्शन तो करते थे लेकिन जो मेन टारगेट था वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर होता क्या था बेसिकली कि जो रिच कम्युनिटी के जो पीपल हैं उनके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता था और जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था, जिस कारण इस इकोनॉमी का कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर जो प्रोडक्शन के जो साधन है, प्रोडक्शन के जो मीन है, जो प्रोडक्शन किया जाता था उसके ऊपर किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था। और यहाँ पर बेसिकली जो सोशल वेलफेयर है वो मेन कंसिडरेशन था कि सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। ये थी हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर गवर्नमेंट सारा डिसीजन लेती थी प्रोडक्शन के बारे में कि एक देश के लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो सारा डिसीजन गवर्नमेंट करती थी और उसके हिसाब से सोशल वेलफेयर की जो चीज़ें हैं वो बनती थी। लेकिन दोनों ही इकोनॉमी कहीं ना कहीं अपने आप में क्रिटिसाइज की गई। और तीसरी जो अर्थव्यवस्था थी उसको हमने बताया मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के ही गुण पाए गए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों के ही गुण पाए गए। कैसे? कि जो प्रोडक्शन के जो साधन है, प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं, जो साधन हैं, उनके ऊपर दोनों का कंट्रोल था, प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी। पब्लिक का यानी गवर्नमेंट का। कुछ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के हाथों में थे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट के हाथों में होते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसको किया जाएगा प्रॉफिट पर्पस के लिए, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या पब्लिक सेक्टर के अंदर जो भी एंटरप्राइज होंगे उनमें प्रोडक्शन किया जाएगा सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रोडक्शन के जो संसाधन हैं उनके ऊपर प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कब्जा होगा। प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें प्रॉफिट के पर्पस को ध्यान में रखा जाएगा ताकि इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। और जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सेक्टर अपने हाथों में रखे
थे जिनसे कि सोसाइटी का, पब्लिक का वेलफेयर किया जा सके और जो सोसाइटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। तो ये था मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। और देखते हैं इसका, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से देख लोगे। फीचर्स बताए गए कि मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे। सबसे पहले जो प्रोडक्शन के जो साधन हैं वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों के द्वारा होल्ड होंगे, पहले फीचर। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन जो होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज को ध्यान में रखते हुए होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में जो प्रोडक्शन होगा वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए होगा। तो हमने फीचर इसमें पढ़ लिए। तीसरा, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही प्रोडक्शन के प्रोसेस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज को ध्यान में रखा जाए तो कहीं ना कहीं जीडीपी देश की जो है वो ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, और सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, वेलफेयर है, वो किया जा रहा है। तो दोनों ही मकसद गरीबों के लिए भी सोचा गया, अमीरों के लिए भी सोचा गया। नेशनल इनकम हर व्यक्ति के हाथ में आए, हर व्यक्ति को उसके द्वारा काम जो किया जा रहा है उसका सही से बेनिफिट मिले, कहीं पर भी अमीर और गरीब का कोई डिफरेंस ना हो। यानी कि अगर जॉब है, दो व्यक्ति कर रहे हैं तो दोनों को ही इक्वल सैलरी दी जाएगी अगर उनकी क्वालिफिकेशन सही है। तो चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो डॉक्टर हो, अगर वो सेम पोजीशन के ऊपर रहते हैं तो उनका पे स्केल बराबर रहेगा। इक्वलिटी जो था वो मेन पर्पस था इस इकोनॉमी का। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका बेसिक ओवरव्यू है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलते हैं आगे। बाकी बेटा देखो, रीडिंग से ज़्यादा आएगा ही, क्योंकि रीडिंग तो बेसिकली आपको ही करनी ना। रीडिंग कॉन्सेप्ट की कंप्लीटली आपको पढ़नी है। उस कॉन्सेप्ट का जितनी भी लाइनें दी हुई हैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर, उन सबको आपको ही रीड करना है, क्योंकि जो बेसिक था वो तो समझा दिया गया है, लेकिन आपको सारा रीड करना है ताकि आप एग्जाम में कुछ न कुछ लिख के आ सको। समझाया जाता है शॉर्ट के अंदर, जबकि पढ़ा जाता है उसको कंप्लीटली। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है कि जो गोल्स हैं प्लानिंग के, जो हमने 5 ईयर प्लान्स रखे थे, जो 5 ईयर प्लान्स रखे थे, पंचवर्षीय योजनाएं, उनके गोल क्या थे। तो बेसिकली कॉमन गोल यहाँ पे बताए गए हैं कि कॉमन गोल क्या थे। स्पेसिफिक गोल नहीं थे कि हर योजना पर क्या गोल थे। यहाँ पर कॉमन गोल बताए गए हैं कि जो हमने योजनाएं बनाई उनके सामान्य जो उद्देश्य थे वो क्या थे। तो सामान्य उद्देश्य क्या थे बेटा, एक तो जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ लेकर आना ना। तो कॉमन गोल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक छोटा सा पॉइंट था। मेनली जीडीपी को ग्रो करना, सोसाइटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना। तो एक एक करके हम डील करेंगे। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ। सबसे पहला मकसद था कि जो इंडिया की जो जीडीपी है, यानी कि एक देश में उत्पन्न होने वाली, प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनके मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज करना, ये एक गोल था, ताकि जीडीपी जो है वो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाए। बताया गया है इसके अंदर कि जीडीपी को ग्रो करने का मतलब है जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है मार्केट के अंदर उसको बढ़ाना, लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करना, आप किसी भी नाम से जान सकते हैं। और इसे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ का नाम दिया। यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है, गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है, यानी कि उनका संख्या है, उनकी आउटपुट की क्वांटिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना, इसे हमने नाम दिया इकोनॉमिक ग्रोथ का। और इसका इनडायरेक्टली जो रिलेशन था वो था जीडीपी ग्रोथ से, क्योंकि जैसे ही गुड्स और सर्विसेज बढ़ेंगी देश में, इसका मतलब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा है, गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब एक्सपोर्ट भी करेंगे हम। तो जीडीपी ग्रोथ का ये ऑटोमेटिकली एक साइन बन के सामने आया। तो जीडीपी ग्रोथ करना,
प्लानिंग का सबसे पहला उद्देश्य था। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है इसके अंदर। तो और एक छोटी सी बात बता देता हूँ, गुड्स और सर्विसेज फ्लो के साथ साथ यहाँ पर दो बेसिकली जीडीपी के फैक्टर बताए गए। क्या क्या? एक तो जो रिसोर्स बेस है कंट्री का, रिसोर्स बेस, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। रिसोर्स बेस का मतलब है एक कंट्री के अंदर अगर कुछ रॉ मटेरियल है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढा जाए, यानी कि किसी भी कंट्री के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल का जो भंडार होता है, जो संसाधन होते हैं, वो कई बार अनभिज्ञ होते हैं, हमारी नज़रों से दूर होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि पूरी कंट्री के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को उत्पन्न करने की कोशिश करो, रॉ मटेरियल के जहाँ जहाँ भंडार हैं उनको खोजें और उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि मिसयूज पड़े हैं, अनयूज पड़े हैं, ताकि उनका बेटर यूज हो सके। तो एक देश के अंदर जो संसाधन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ये एक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट था कि इन रिसोर्सेज के बेस पर जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना किसके द्वारा? थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। जो इनोवेटिव, जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, जो आज के टाइम में जो मॉडर्न टेक्निक है, उसके द्वारा इस रिसोर्स बेस को यूज करते हुए प्रोडक्शन लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। एक तो देश के अंदर जो रिसोर्सेज के भंडार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा खोजना, उनको बनाना और उनके आधार पर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ाना कि जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्निक है, उसके हिसाब से काम करके प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना। जीडीपी की ग्रोथ इन दो बेसिस पर डिपेंड पाई गई। ठीक है, तो पहला मकसद था हमारा ये वाला, गोल का पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब आधुनिकीकरण, यानी कि जो परंपरागत साधन थे उनको त्याग कर लेटेस्ट टेक्निक के साथ काम करना। तो इसमें बताया गया है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि जो मॉडर्न टेक्निक है प्रोडक्शन की जो मॉडर्न टेक्निक है उसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करना। जो मॉडर्न टेक्निक है उसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करना, ताकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको ज्यादा से ज्यादा स्पीडली किया जा सके। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं, हमने पहले पॉइंट में जो डिस्कस किया है वही आपका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब होगा इनोवेटिव या इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्शन करना, ताकि एक तो कॉस्ट कम आए, दूसरा जो प्रोडक्शन है वो बढ़िया क्वालिटी का हो, तो ऑटोमेटिक जो जीडीपी की ग्रोथ है, यानी कि जिस लक्ष्य को लेकर हमने योजना बनाई है वो ऑटोमेटिक हमारा अचीव हो जाए। तीसरा पॉइंट है सेल्फ रिलायंस प्लस सफिशिएंसी। हमें एक लक्ष्य और प्राप्त करना था। एक तो हम अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाए, यानी दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो खत्म हो जाए हमारी। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी यानी इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन कंट्री की जो दूसरी कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंस होती है चीज़ों को प्राप्त करने की, वो खत्म हो जाए। दूसरा, हम चाहते थे कि सफिशिएंसी का मतलब होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा भंडार भरा पड़ा हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा जो भंडार है वो भरा पड़ा हो। ये था हमारा तीसरा मकसद।
इंडिया को अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए यहाँ पर मेनली जो आत्मनिर्भरता है वो फाइनेंस के मामले में की गई थी कि पैसे उधार में दूसरी कंट्री से ना लेने पड़े, इसलिए इंडिया चाहता था कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाए, सेल्फ रिलायंस बन जाए। दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए दूसरों पर जो डिपेंड होना पड़ता है अपने देश की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, जो अदर कंट्रीज पे जो डिपेंडेंसी की जो ट्रेंड था वो भी हमारा खत्म हो जाए और हम अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाए, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में हो। तो सफिशिएंसी यहाँ पर आप लोग चलोगे गुड्स एंड सर्विसेज के बिहाफ पर, और सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता लेके चलोगे आप फाइनेंस के मैटर पे। ये बेटा बाहर थोड़ा सा एक प्रोग्राम है तो उसकी वजह से डीजे की आवाज़ आपको आ रही होगी, बाकी कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना है, आप इस पे फोकस बनाएं। तो क्या हुआ था कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वार चला था। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चली थी, जिसके अंदर क्या था कि जो यूएसए था, अमेरिका, उसने इंडिया को धमकी दी कि अगर आपने इस युद्ध को विराम नहीं किया तो हम आपको सप्लाई करना बंद कर देंगे। क्या कहा कि हम आपको सप्लाई करना बंद कर देंगे। इस वजह से इंडिया को इस बात से थोड़ा सा झटका सा लगा कि यार हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इंडिया की माइंड में ये आया कि क्यों ना हम अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाए, सारी चीज़ें अपने यही प्रोड्यूस कर लें। तब जाके इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और उसके बाद आज अपने आप में भारत जो है आत्मनिर्भर है। किसी भी चीज़ के लिए उसे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, बल्कि दूसरे देशों की जो कंपनी है वो इंडिया में आ रही है व्यापार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स के अथाह भंडार है। तो एक ये लक्ष्य था हमारा प्राप्त करना। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए हैं। ठीक बेटा, बात करते हैं 4th पॉइंट की, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी। इक्विटी, चलो बेटा मैं इस वीडियो को थोड़ी देर अभी यही होल्ड करता हूँ, ये बंद हो जाएगा जब करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग।